हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.1 देखेंगे। आज है 36वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। डे 36। अभी तक हमने यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिधारणाएं और अभिग्रहित देख लिए हैं। अब हम प्रश्नावली 5.1 की ओर रुख करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। ठीक है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य क्यों है? क्योंकि आपको पता है अगर मैं एक बिंदु बना दूँ तो इससे मैं काफ़ी सारी रेखाएं खींच सकता हूँ। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ठीक है, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ऐसे करके मैं अनंत रेखाएं खींच सकता हूँ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा है। ये गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है केवल दो बिंदुओं से केवल एक रेखा जा सकती है। मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा जा सकती है। अभी कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सही है। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक शांत रेखा मतलब टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, मान लो एक लाइन है जो कि ख़त्म हो चुकी है, एक जगह स्टॉप हो चुकी है, इसे आप बढ़ा सकते हो। हाँ सही है, बढ़ा सकते हैं हम इसे, बिल्कुल। ठीक है, इसे बढ़ाकर हम इसकी लंबाई इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बन जा। ये आपकी अभिधारणा भी थी, अगर आपको याद हो तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देख सकते हो अभिधारणा 2 क्या कह रही है। एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा। अब देखते हैं फोर्थ इसका पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। ये भी सही है। ठीक है, आप इसके कारण में लिख सकते हो कि बराबर त्रिज्याओं से बराबर वृत्त खींचा जाता है। ठीक है, ये भी सही है आपका। फिफ्थ कह रहा है कि आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। अब इसने कहा कि ए बी बराबर पी क्यू है। ठीक है, ऐसे समझते हैं हम इसे कि ये इसके बराबर है। ठीक है, फिर इसने कहा पी क्यू बराबर एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। सही समझा? अब ये कह रहा है क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, सही है। सही क्यों है? क्योंकि देखो ना, ये इसके बराबर है, पहला दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। होंगे नहीं होंगे? कॉमन सेंस भाई, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 2 देखते हैं आप क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें आप परिभाषित करने की आवश्यकता है आपको? ठीक है, जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ठीक है, पहला है आपका समांतर रेखा है। ठीक है, आपको पता ही होगा समांतर रेखा क्या होती है। देखो मैं परिभाषा तो लिखवा नहीं सकता, लेकिन टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर लिखा हुआ देख लेना। ठीक है, PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, केवल आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो समांतर रेखा क्या होती है? वे रेखाएं समांतर होती है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। जैसे ये दो रेखा है, ये आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसी रेखा क्या होती है? समांतर। और इनके बीच की दूरी क्या होती है? सदैव समान होती है। मतलब ये जो दूरी है ये सदैव समान होती है। ठीक है, ये होती है आपकी समांतर रेखा। दूसरी कह रही है लंब रेखा है। तो लंब रेखा क्या होती है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार खड़ी हो कि 90 डिग्री का कोण बन जाए। ठीक है, 90 डिग्री का क्या बन जाए? कोण बन जाए, तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं लंब रेखाएं। ठीक है, ये आपकी लंब रेखा है। ठीक है, तीसरा कह रहा है रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड से पता चला कि रेखा का कोई पार्ट है। ठीक है, तो मतलब रेखाखंड क्या होता है? जिसके दो अंत बिंदु। ठीक है, जैसे ये रेखाखंड हुआ, इसका अंत बिंदु है AB। ठीक है, ये आपका एक रेखाखंड है। फोर्थ कह रहा है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आप कॉमन सेंस लगाओ। मान लो एक वृत्त बनाता हूँ मैं आपके सामने, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बन जा। देखो वृत्त की त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से परिधि। ठीक है,
ये जो सर्कमफेरेंस है इसके चारों ओर इस परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। फोर्थ कह रहा है वर्ग। वर्ग क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हो ऐसा बहुभुज या एक ऐसा चतुर्भुज या एक ऐसी आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्ग। जैसे ये, ठीक है, आई होप आप समझ गए, ये आपका क्या है, एक वर्ग। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न तीन कह रहा है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहली अभिधारणा है आपकी दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है, ठीक है। यहाँ दूसरी है इसमें ही, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणा अविरोधी है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आप देखो, ये कहना चाह रहा है कि दो भिन्न बिंदु दिए रहने पर, ये दो भिन्न बिंदु दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो इनके बीच में हो, ठीक है। तो ये लगभग आपको पता चल रहा है कि लाइन में 3 बिंदु है लगभग, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है यहाँ कम से कम, सेकेंड पार्ट, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये साफ पता चल रहा है कि ये विरोध कर रही है। इसने उल्टा कह दिया, इसने कहा कि 3 बिंदु ऐसे विद्यमान है कि एक रेखा पर स्थित नहीं है, और इससे पता चल रहा है कि एक रेखा पर स्थित है। तो एक बात तो पता चली कि ये अभिधारणाएं अविरोधी है, ठीक है। अविरोधी का मतलब मैंने आपको बता रखा होगा शायद, ठीक है। अविरोधी का मतलब होता है कि एक दूसरे के संगत ना हो, ठीक है। और साफ पता चला है कि यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न हो गए। अब ये कह रहा है कि इन अभिधारणा में कोई अपरिभाषित शब्द है। देखो, बिंदु और रेखा ये दोनों अपरिभाषित शब्द है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में यही था, ठीक है। ये दोनों विरोध कर रहे हैं आपस में। चौथा कह रहा है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए बी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है, नोट्स पे चलते चलो। इसके कहने का मतलब है कि एक रेखा है आपके पास, ठीक है, ए बी, इसके बीच बिंदु सी ऐसा स्थित है कि क्या कहा था इन्होंने, ए सी बराबर सी बी या बी सी लिखा था, देख लेते हैं एक बार। ए सी बराबर बी सी, ठीक है, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। तो देखो, प्रूफ करना काफ़ी आसान है। सबसे पहली बात, अभी मैं एक पूरा लाइन लिखूंगा, आपको मुझे बताना है कि मैंने कौन सी अभिगृहित लगाई हुई है इसमें, ठीक है। अगर आपको पता हो मैंने कौन सी अभिगृहित लगाई, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। उसे बुलाते हैं, ये देखो, ये देखो, वे वस्तुएं, यहाँ देखो गौर से, चलो इसे बड़ा कर लेते हैं, चलो बड़ा गया, ऐसे ही रहने दो। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, तो ए बी और ए सी बी सी आपस में संपाती थे, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और आपको दे रखा है ए सी बराबर बी सी, मतलब ये सेम दे रखा है, और आपको प्रूफ करना है ए सी बराबर हाफ ए बी, ठीक है। आप यहाँ पर एक लाइन लिख लेना अभिगृहित की, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए सी प्लस ए सी बराबर ए बी, ठीक है। यहाँ से आपका 2AC हो जाएगा, 2AC इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से आपका ये आपका उधर जाकर ये बन जाएगा ए बी बटा 2, या आप लिख सकते हो ए सी बराबर 1/2 ए बी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। वापस चलते हैं, आप क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहाँ गया गुरु, आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। देखो,
अब यहाँ पर हम कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे यहाँ पर हम, कैसे लगाएंगे वो देखेंगे अभी। देखो इसने कहा कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो सी है ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो देखो हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे, हम मान लेते हैं कि मध्य बिंदु कोई और है, ठीक है। देखो इतना तो आपने प्रूफ कर दिया ना, इतना तो आपने प्रूफ कर दिया कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। ए सी कोई बिंदु था, ठीक है, सी कोई बिंदु था बीच में, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी मिला हमें। और ए जो इससे पता चला कि सी मध्य बिंदु है, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है भाई, कोई सी नहीं है तो सी डैश मान लो कोई मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लेते हम सी डैश हमने मान लिया, ठीक है। सी डैश आपने मान लिया, या आप इसे सी प्राइम भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो सी डैश आपका मध्य बिंदु है, तो वही करेंगे हम। तो वही मान लो इस सी डैश है आपका, तो वही मिलेगा हमें ए सी डैश प्लस बी सी डैश इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से आपको वही मिलेगा ए सी डैश प्लस बी सी डैश, सॉरी ए सी डैश हो जाएगा ए बी, ए सी डैश इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से आपको मिलने वाला ए सी डैश इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। ये लाइन मैंने क्यों लिखी थी आपको बताइए, अभी मैंने आपको अभिग्रहित 4 दिखाई, जो कहती है कि परस्पर संपाती वस्तुएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू भी हाफ ए बी निकला, और सॉरी ए सी डैश इज इक्वल टू हाफ ए बी निकला, और ए सी इज इक्वल टू भी हाफ ए बी निकला। तो इससे पता चला कि जो सी है वो सी डैश के बराबर है। पता चला नहीं पता चला? तो इसका मतलब सी और सी डैश एक ही बिंदु है, तो इससे पता चलता है कि रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको कोई समस्या होती तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। भाई भाई देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आकृति 5.10, ठीक है, 1010 में यदि ए सी बराबर बी डी है, ये देखो ए सी और बी डी आपस में बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे मैं आपको यहीं बता देता हूँ, ये तो यहीं हो जाएगा। देखो कैसे आपको दे रखा है कि ए सी बराबर बी डी, ठीक है। आपको पता है कि देखो अभी आपको अभिग्रहित दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट ना, आपको तब पता चलेगा। भाई इन्हें पढ़ लो अच्छी तरह, सब लिखा हुआ है इसमें सारा ज्ञान। देखो क्या कह रहा है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि आपको अगर बराबर में से बराबर घटा दो तो आपको बराबर मिलने वाला है। कहाँ के? तो मतलब अगर आप ए सी में से इस बी सी को माइनस करते हो, ऐसे कुछ ए सी माइनस बी सी, और सॉरी ये बी डी था, ये बी डी माइनस बी सी करते हो, तो बी डी में से बी सी गया तो सी डी बचा। देखो ना ऐसे, इस आकृति को देखो, ठीक है। अब देखो ये आपका बी डी है, ठीक है। बी डी में से बी सी ख़त्म, ये पूरा बी सी ख़त्म, तो बचा क्या? सी डी बचा। ये देख रहे हो, बचा आपका सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी डी। अब देखो दूसरे को देखो, अब ए सी में से आपने बी सी माइनस कर दिया, तो बचा क्या? ए बी। बचा क्या? ए बी। तो आपको क्या मिला? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। आई होप आप समझ गए होंगे। ये तो कॉमन सेंस था, सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थ्योरी ज़्यादा है इस चैप्टर में कुल मिलाकर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, और अंतिम प्रश्न है ये इस पूरे प्रश्नावली का। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। 5वीं अभिग्रहित को कह रहा है, देखो सर्वव्यापी सत्य इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि ये विश्व की हर जगह सत्य है। मतलब आप बोल सकते हो कि विश्व के सभी जगह इसको सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे इसे सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, क्योंकि ये विश्व की सभी जगह सत्य होता है, ठीक है। आप इतने से लिख देना, क्योंकि ये विश्व की सभी जगह सत्य होता है। और अभिग्रहित 5 को लिख देना, ठीक है। अभिग्रहित 5 क्या है एक बार देख लेते हैं कि पूर्ण अपने क्या था वो, अभी आपको बता देता हूँ। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। आई होप आपने इन सभी
एग्जाम्स को याद कर लिया होगा, सभी पोस्टुलेट और एग्जाम अच्छी तरह याद कर लेना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आएगा प्रश्न नंबर 5.1। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, अपना सुझाव भी देना टेलीग्राम पर। वीडियो देखने धन्यवाद, मिलता है अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे अब यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। मिलता है अगली वीडियो में।